कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक परिवार शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट होता है। ये घर जंगल के बीचों बीच होता है, जहां आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता। जिस परिवार का मुखिया रोजर होता है, उसे ये घर बहुत कम कीमत में मिला होता है। जब ये लोग अपना सारा सामान घर के अंदर रख लेते हैं, तभी इनका कुत्ता दरवाजे पर रुक जाता है और घर के अंदर नहीं आता, जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। अब ये लोग अपने कुत्ते को जबरदस्ती घर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अंदर आने को तैयार नहीं होता और बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुत्ते ने घर के अंदर कोई खतरनाक चीज देख ली हो, लेकिन बाकी लोगों को वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब कुत्ता अंदर नहीं आता, तब ये लोग उसे बाहर ही छोड़ देते हैं। नए घर में आकर रोजर की बेटियां बहुत खुश होती हैं और तीनों आंख मिचौली का खेल खेलने लगती हैं। वहीं घर के बाहर एक झील होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा होता है, जहां रोजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक खिलौना मिलता है। उस खिलौने को पाकर अप्रैल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लड़कियां आंख मिचौली का खेल खेल रही होती हैं और क्रिस्टीन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बहनों को ढूंढ रही होती है। तभी वो अपनी बहन को पकड़ने के लिए एक स्टोर रूम की तरफ जाती है, लेकिन अचानक वहां लकड़ी का एक हिस्सा टूट जाता है। जब ये लोग उस टूटे हुए हिस्से से अंदर देखते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि वहां एक दूसरा कमरा छिपा हुआ है, जिसे लकड़ियों से ढक दिया गया था। तभी इनके पिता भी वहां आ जाते हैं और सामने लगी लकड़ियों को हटाकर उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए वो माचिस जलाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक बेसमेंट है, जहां कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं। इसके बाद रोजर अपनी बेटियों के पास वापस आता है और उनसे कहता है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारी मकड़ियां हैं जो उन्हें काट सकती हैं। इतना कहकर वह उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी बाहर उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को इस तरह भौंकता देखकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब सो जाते हैं। अगली सुबह कैरोलिन जब नींद से जागती है, तब वो अपने पैरों पर एक अजीब सा निशान देखती है। उसे समझ नहीं आता कि ये निशान अचानक कैसे आ गया। जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो चुकी हैं। ये देखकर कैरोलिन परेशान हो जाती है और तुरंत जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है। तब रोजर उसे समझाते हुए कहता है कि शायद कल सामान लाते समय किसी झटके की वजह से घड़ियां बंद हो गई होंगी। इसके बाद कैरोलिन अपने पैरों पर बने निशान दिखाकर पूछती है कि कल रात उसने ऐसा क्या किया था, लेकिन रोजर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अभी दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से अपनी बेटी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों भागते हुए बाहर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि उनके कुत्ते को किसी ने मार दिया है। ये देखकर तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई। एक बार फिर दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। ठीक 3:07 बजे घर की सारी घड़ियां फिर से रुक जाती हैं, यानी एक बार फिर डरावनी घटनाओं का समय शुरू हो चुका होता है। इस समय रोजर जाग रहा होता है, क्योंकि उसे घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी सीढ़ियों पर खड़ी हुई है। रोजर उससे पूछता है कि वो इतनी रात को वहां क्यों खड़ी है। तब उसकी बेटी कहती है कि सिंडी अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। ये सुनकर रोजर तुरंत सिंडी के कमरे में जाता है और वहां देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सिंडी अपना सिर अलमारी से मार रही होती है। रोजर को समझ नहीं आता कि उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। इसके बाद वो सिंडी को पकड़कर वापस बिस्तर पर सुला देता है। अगली सुबह कैरोलिन की बॉडी पर एक नया निशान दिखाई देता है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। उसी समय जब रोजर काम पर जाने वाला होता है, तब उसे घर की छत से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर देखता है तो एक कबूतर जमीन पर गिरा हुआ होता है और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाता है।
इसके बाद अप्रैल अपनी मां से आंख मिचौली खेलने की जिद करती है। बेटी की खुशी के लिए कैरोलिन तैयार हो जाती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अप्रैल से कहती है कि वह घर में कहीं भी जाकर छिप जाए। अप्रैल भी ऐसा ही करती है और घर के किसी कोने में जाकर छिप जाती है। अब कैरोलिन अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है। वहां एक अलमारी होती है जो अचानक अपने आप खुल जाती है। अलमारी खुलने की आवाज सुनकर कैरोलिन को लगता है कि उसकी बेटी वहीं छिपी हुई है, इसलिए वह कहती है कि अगर वह वहां है तो ताली बजाए। तभी अलमारी के अंदर से 2 हाथ बाहर आते हैं और 2 बार ताली बजाते हैं। ताली की आवाज सुनकर कैरोलिन धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह पास पहुंचती है, उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह उसकी बेटी ही है, इसलिए वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज आने के बावजूद उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। यह देखकर वह डर जाती है और तुरंत अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। पट्टी हटाने के बाद वह देखती है कि अलमारी के अंदर कोई भी नहीं है। तभी पीछे से उसकी बेटी आ जाती है। अपनी बेटी को वहां देखकर कैरोलिन पूरी तरह हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि वह कहां थी। तब अप्रैल कहती है कि वह तो क्रिस्टीन के कमरे में छिपी हुई थी। यह सुनकर कैरोलिन डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर अलमारी के अंदर से ताली किसने बजाई थी। अब रात हो जाती है और जब क्रिस्टीन अपने बिस्तर पर सो रही होती है, तभी अचानक कोई उसका पैर जोर से खींच लेता है, जिससे वो डरकर जाग जाती है। शुरुआत में क्रिस्टीन को लगता है कि शायद उसकी बहन मजाक कर रही है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी बहन तो उसके बगल में सो रही है, जबकि उसका पैर सामने की तरफ से खींचा गया था, तब वो डर जाती है। इसके बाद वो बिस्तर के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। डरकर वो तुरंत अपनी बहन नैन्सी को जगाती है और कहती है कि दरवाजे के पीछे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन नैन्सी को वहां कुछ दिखाई नहीं देता। वो दरवाजे के पास जाकर कहती है कि यहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहां से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी क्रिस्टीन डरते हुए कहती है कि वो चीज तुम्हारे पीछे खड़ी है। जैसे ही नैन्सी पीछे मुड़कर देखने वाली होती है, तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों बहनें जोर जोर से चीखने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर रोजर और कैरोलिन दौड़ते हुए कमरे में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब क्रिस्टीन बताती है कि सोते समय किसी ने उसका पैर खींचा था, लेकिन रोजर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। मगर क्रिस्टीन कहती है कि वह कोई सपना नहीं था, वो चीज उसके सामने आई थी और उसने कहा था कि वह उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। लेकिन रोजर और कैरोलिन को लगता है कि उनकी बेटी डरावना सपना देखकर घबरा गई है, इसलिए वह दोनों उसे समझाकर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। अब हम रात के समय इस घर को देखते हैं, जो एकदम सुनसान जगह पर बना होता है। यहाँ कैरोलिन जाग रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी पर हर रोज नए निशान बन रहे होते हैं और उसे लगने लगा था कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई थी। तभी उसे कमरे के बाहर वही ताली बजने की आवाज सुनाई देती है, जो उसने कुछ दिन पहले आंख मिचौली खेलते समय सुनी थी। यह आवाज सुनकर कैरोलिन कमरे से बाहर आती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। तभी जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है, वहां लगी सारी तस्वीरें अपने आप एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं। यह देखकर कैरोलिन घबरा जाती है और नीचे चली जाती है, लेकिन नीचे भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे बेसमेंट की तरफ से वही ताली बजने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और वहां पहुंचकर देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, तभी पीछे से कोई उसे जोर से धक्का दे देता है और वह सीढ़ियों से गिरती हुई सीधे बेसमेंट में जा पहुंचती है। बेसमेंट के अंदर उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी एक गेंद उसकी तरफ लुढ़कती हुई आती है। यह देखकर कैरोलिन बुरी तरह डर जाती है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी लाइट भी बुझ जाती है। अंधेरा होते ही बेसमेंट में अचानक किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज गूंजने लगती है। यह सुनकर कैरोलिन बुरी तरह डर जाती है और जल्दी से माचिस जलाकर थोड़ी रोशनी करती है, लेकिन तभी उसके पीछे से 2 हाथ निकलते हैं और जोर से ताली बजाते हैं।
यह देखकर कैरोलिन डर के मारे चीख पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में खड़ी होकर अलमारी पर अपना सिर मार रही होती है। उसके सिर के टकराने की आवाज सुनकर उसकी दूसरी बहन एंडी जाग जाती है और वह सिंडी को पकड़कर वापस बिस्तर पर सुला देती है। लेकिन तभी फिर से अलमारी के अंदर से वही ठक ठक की आवाज आने लगती है। एंडी जब सिंडी को देखती है तो वह गहरी नींद में सो रही होती है। यह देखकर एंडी घबरा जाती है, क्योंकि अगर सिंडी सो रही है तो फिर अलमारी के अंदर से आवाज कौन कर रहा है। यह जानने के लिए एंडी धीरे धीरे जाकर अलमारी खोल देती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। तभी बिस्तर पर लेटी सिंडी डर के मारे ऊपर की तरफ देखने लगती है। एंडी भी ऊपर देखती है और वहां एक भयानक औरत बैठी दिखाई देती है, जिसका चेहरा बेहद डरावना होता है। अगले ही पल वह औरत एंडी पर कूद पड़ती है, जिससे दोनों लड़कियां जोर जोर से चीखने लगती हैं। उसी समय बाहर रोजर काम से लौट रहा होता है। अपनी बेटियों की चीखें सुनकर वो भागते हुए घर के अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे बेसमेंट से अपनी पत्नी कैरोलिन की आवाज सुनाई देती है। रोजर तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दोनों जल्दी से अपनी बेटियों के कमरे की तरफ भागते हैं। ऊपर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी बेटियां बुरी तरह डरी हुई हैं। तब रोजर उनसे पूछता है कि आखिर यहां क्या हुआ है। इसके बाद उसकी बेटियां सारी घटना उसे बता देती हैं। इसलिए अगली सुबह रोजर और कैरोलिन एक ऐसे कपल के पास जाते हैं जिनमें पति का नाम एडम और पत्नी का नाम सोफिया होता है। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं जो भूत प्रेत और शैतानी ताकतों की जांच करते हैं। कैरोलिन उनसे कहती है कि उनके घर में बहुत अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। लेकिन शुरुआत में एडम और सोफिया उनके घर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये सब उनका वहम हो सकता है। लेकिन कैरोलिन बार बार उनसे मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि अगर वो लोग उनके घर नहीं आए तो वह शैतानी ताकत उनकी बेटियों को मार डालेगी। कैरोलिन की हालत और डर देखकर आखिरकार एडम और सोफिया उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं और उनके घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद एडम और सोफिया कैरोलिन के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें बताया जाता है कि जैसे ही रात में 3:07 बजते हैं, घर की सारी घड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। इसके साथ ही पूरे घर में एक बहुत गंदी बदबू फैलने लगती है और अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। ये सब सुनकर एडम कहता है कि जिन घटनाओं के बारे में उन्होंने अभी बताया है वो किसी शैतानी ताकत की निशानियां हैं। अब एडम और सोफिया पूरे घर को ध्यान से देखने लगते हैं। इसी दौरान एडम को पता चलता है कि घर में एक बेसमेंट भी है। ये जानकर दोनों तुरंत बेसमेंट में जाते हैं। वहां पहुंचते ही सोफिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर वह समझ जाती है कि इस जगह पर कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति मौजूद है। इसके बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और उसी समय एडम एक माइक्रोफोन ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। फिर वह रोजर से पूछता है कि जब इस घर में इतनी डरावनी घटनाएं हो रही थीं, तब उन्होंने यह घर छोड़ क्यों नहीं दिया। इस पर रोजर बताता है कि उसके पास जितने भी पैसे थे वह सब उसने इस घर को खरीदने में लगा दिए, इसलिए अब उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वह कोई दूसरा घर खरीद सके। दूसरी तरफ सोफिया घर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल से बात करती है। वह उससे पूछती है कि उसकी मां ने बताया था कि वह किसी से बातें करती है। तब अप्रैल जवाब देती है कि वह उसका दोस्त है जिसका नाम रोरी है और वह इसी खिलौने में रहता है। यह सुनकर सोफिया उससे वह म्यूजिक बॉक्स लेती है और जैसे ही वह उसे चलाती है, उसे सच में उस बॉक्स के शीशे में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। यह देखकर सोफिया चौंक जाती है और अप्रैल से पूछती है कि उसे यह खिलौना कहाँ मिला था। तब अप्रैल बताती है कि यह खिलौना उसे घर के बाहर झील के किनारे खड़े एक पुराने बड़े पेड़ के पास मिला था। यह सुनते ही सोफिया तुरंत एडम के साथ उस बड़े पेड़ के पास पहुंचती है। वहां जाकर सोफिया को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाती है। वह देखती है कि एक औरत उस बड़े पेड़ से लटकी हुई है। यह देखकर धीरे धीरे उसे पूरी सच्चाई समझ आने लगती है।
इसके बाद एडम और सोफिया वापस घर के अंदर आते हैं और कैरोलिन से कहते हैं कि उन्हें इस घर को शुद्ध करना होगा। वह बताते हैं कि इस घर में कई आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही खतरनाक काला साया है जिसने इस घर और पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वह काला साया बाकी सभी आत्माओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सोफिया आगे बताती है कि जैसे ही वह इस घर के अंदर आई थी तभी उसने उस काले साये को देख लिया था। पहली बार वह कैरोलिन के पीछे खड़ी थी और दूसरी बार उसने उसे बच्चों के पीछे देखा। वह काला साया अब इस परिवार से जुड़ चुका है, इसलिए अगर यह लोग घर छोड़कर कहीं और भी चले जाएं, तब भी वह उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसने पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया है। यह सुनकर रोजर डर जाता है और पूछता है कि अब उन्हें क्या करना होगा। तब एडम कहता है कि इस घर में एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हें इस बात के सबूत इकट्ठा करने होंगे कि इस घर में सचमुच कोई शैतानी शक्ति मौजूद है। उसके बाद उन सबूतों को चर्च में दिखाना होगा और चर्च का पादरी सबूत देखने के बाद ही यहां आकर एग्जॉर्सिज्म करेगा। अब पूरे घर में कैमरे और माइक्रोफोन लगाने के बाद सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। इसके बाद सभी लोग उस काले साये के सामने आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उस रात घर में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो काला साया बहुत चालाक होता है और उसे इन लोगों की योजना का पता चल चुका होता है। अगली सुबह सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। उसी दौरान सोफिया कैरोलिन को आराम देने के लिए बाहर कपड़े सुखाने जाती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और एक कपड़ा उड़कर दूर चला जाता है। उसी पल सोफिया के सामने वो काला साया दिखाई देता है। यह देखकर सोफिया तेजी से कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो काला साया कैरोलिन के मुंह में काले रंग का एक अजीब तरल डाल देता है और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। एक बार फिर रात हो जाती है और सभी लोग दोबारा सबूत इकट्ठा करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। इस दौरान जो पुलिस ऑफिसर उनके साथ होता है वह कमरे से बाहर चला जाता है। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसलिए वह बाकी सबको बेवकूफ समझ रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वह इधर उधर देखने लगता है तब उसके सामने वही नौकरानी आ जाती है जिसे सालों पहले इस घर में मार दिया गया था। वह नौकरानी अपने कटे हुए हाथ दिखाते हुए कहती है, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। यह देखकर पुलिस ऑफिसर की हालत खराब हो जाती है और उसका सारा घमंड निकल जाता है। उसी समय रोजर की बेटी सिंडी फिर से नींद में चलने लगती है, लेकिन इस बार एक अजीब बात होती है। घर में लगा कैमरा अपने आप उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। यह देखकर सभी लोग धीरे धीरे सिंडी के पीछे जाने लगते हैं। सिंडी नींद में ही सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है और तभी कैमरा फिर से अपने आप उसकी तस्वीर खींच लेता है। इसके बाद सिंडी एक कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लोग भागकर कमरे के पास पहुंचते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अच्छी बात यह होती है कि उस कमरे में पहले से माइक्रोफोन लगाए गए होते हैं, इसलिए अब यह लोग कमरे की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। रिकॉर्डिंग में उन्हें एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह बच्चा सिंडी से कह रहा होता है, मेरे पीछे आओ। यह सुनकर रोजर अपनी बेटी के लिए और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वह एडम के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद उन्हें सिंडी कहीं दिखाई नहीं देती। सभी लोग पूरे कमरे में उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। तभी उनकी नजर सामने रखी एक अलमारी पर जाती है। जब वह लोग अलमारी खोलते हैं तब उसके पीछे एक बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। जैसे ही वह लोग अंदर देखते हैं उन्हें एक कोने में बैठी हुई सिंडी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और सिंडी को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। यह सुनते ही सोफिया तुरंत उस सुरंग के अंदर चली जाती है। वहां उसे एक पुरानी रस्सी मिलती है।
यह वही रस्सी होती है जिससे इस घर के पहले मालिक ने अपनी पत्नी को बाहर बड़े पेड़ से लटकाया था। तभी अचानक सोफिया के पैरों के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और वो सीधे नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। वहां वही म्यूजिक बॉक्स रखा होता है। जब सोफिया उसके शीशे में देखती है तब उसे रोडी की मां दिखाई देती है। अचानक रोडी की मां उसके सामने आकर कहती है कि वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उस शैतानी ताकत ने उसे मजबूर किया था। ये सुनते ही वो काला साया रोडी की मां को गायब कर देता है और खुद उसकी बॉडी का रूप लेकर सोफिया पर हमला करने लगता है। अभी सही समय पर एडम बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है और सोफिया को बचा लेता है। इसके बाद सोफिया और एडम चर्च के पादरी के पास पहुंचते हैं और उसे सारे सबूत दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन अब पूरी तरह उस काले साए के कब्जे में आ चुकी होती है। वो अपनी 2 बेटियों क्रिस्टीन और अप्रैल को गाड़ी में बैठाकर वापस उसी पुराने डरावने घर की तरफ ले जा रही होती है। कुछ देर बाद सभी लोग उस घर पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ वह पुलिस ऑफिसर भी होता है। जब यह लोग घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। इसलिए पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक से गोली चलाकर ताले को तोड़ देता है और सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही यह लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, वहां कैरोलिन अपनी बेटी क्रिस्टीन को मारने वाली होती है, लेकिन सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और क्रिस्टीन को बचा लेते हैं। किसी तरह सभी लोग मिलकर कैरोलिन को पकड़ते हैं और उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद एडम मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता है, उस काले साए को तकलीफ होने लगती है और कैरोलिन के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन एडम रुकता नहीं और लगातार मंत्र पढ़ता रहता है। धीरे धीरे पूरा बेसमेंट कांपने लगता है। घर के बाहर काले कौवे मंडराने लगते हैं और जिस कुर्सी पर कैरोलिन बंधी होती है वह अपने आप हवा में उठने लगती है। यह देखकर एडम और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। तभी अचानक वह कुर्सी पलट जाती है। उस काले साए को एहसास हो जाता है कि एडम का एग्जॉर्सिज्म सफल हो सकता है, इसलिए वह पूरी ताकत से कुर्सी को जमीन पर पटक देता है। कुर्सी टूट जाती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है। अब एडम उस शैतान का असली नाम लेकर कहता है, बातशीबा, मैं तुम्हें ईश्वर की कसम देता हूं कि तुम वापस जहन्नम चली जाओ। अपना असली नाम सुनते ही उस शैतान को तेज दर्द होने लगता है, लेकिन वो अब भी कैरोलिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तभी ऊपर बने एक सुराख से सोफिया अपना हाथ निकालकर कैरोलिन के सिर पर रखती है और उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वह इस शैतान को हरा सकती है, बस उसे मजबूत बने रहना होगा। सोफिया उसे उसकी फैमिली के खूबसूरत पल याद दिलाती है और कहती है कि उसने खुद कहा था कि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अपनी फैमिली और बच्चों की याद आते ही कैरोलिन धीरे धीरे होश में आने लगती है। आखिरकार अपने परिवार के प्यार और यादों की ताकत से वह उस शैतानी ताकत को खुद से दूर कर देती है। अब कैरोलिन धीरे धीरे पूरी तरह सामान्य हो जाती है और वह काला साया उसकी बॉडी छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। होश में आने के बाद कैरोलिन अपने बच्चों को गले लगा लेती है। इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित यह डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।